हाँ, बोलिए, बोलिए। आपके बातचीत में अभी है ना गुस्से का आपने एक ये किया था कि आपको कहीं गुस्सा आ गया। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। नॉर्मली हमने जो देखा है कि आप कभी गुस्सा नहीं होते हैं, ना ही आपको कभी झगड़ते हुए देखा है। तो क्या आप पहले से ही ऐसे हैं या आपने यानी बदलते समय के साथ आपने अपने आप को ढाला और आपके गुस्से पे आपने काबू पाया? क्या है? हम लोग जानना चाहेंगे। गुस्सा आना ये मेरे व्यक्तित्व का पहले में हिस्सा था। मैंने कहा कि मैं मेलानकोलिक था। मेलानकोलिक की व्यक्ति की भावनाएं बहुत दबी-दबी होती है। तो मुझे गुस्सा आता था और अंदर ही अंदर बहुत वो मुझे तकलीफ देता था। अब हमारे समय में कोई भी हमें झाड़ देता था, कोई भी कुछ बोलता था। माता एक बार कुछ बोलेगी, पिताजी तो गालियाँ ही देते थे। चाचा जी भी कुछ बोलते थे। हर बड़े व्यक्ति को छोटे व्यक्तियों को बोलने का अधिकार रहता था। और मैं थोड़ा जमींदार घर का होने के कारण मेरे हाथ के नीचे न काफ़ी नौकर भी रहते थे। तो जब खास कर मैं देहात में जाता था या फिर यहाँ किसी नौकर को बुलाया जाता था देहात से, तो मैं अपना गुस्सा उन पर निकाल देता था। ये मेरे ध्यान में आता था कि मैं इन पर गुस्सा निकाल रहा हूँ क्योंकि बड़ों पर तो गुस्सा निकालने का कोई अवसर नहीं रहता था। तो ये गुस्सा मेरे जीवन का हिस्सा तो था। धीरे-धीरे क्या हुआ कि मैं जैसे विनोबा के आश्रम में भी जाता था। वहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। ये बातें भी आध्यात्मिक बातें काफ़ी सुनता था, आध्यात्मिक मुझे काफ़ी रुचि थी, काफ़ी पढ़ाई भी करता था। तो गुस्सा एक गलत बात है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये मुझे समझता था लेकिन गुस्सा आता था। जब मैं अपने आप का विकास करना मैंने शुरू किया, अपने आप में बदलाव करना शुरू किया, तब मैं अपने आप में बदलाव कर रहा हूँ ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैं कोशिश करता था कि इस चीज़ को मुझे प्राप्त करना है, मुझे बोलना सीखना है, मुझे ड्रामा में काम करना है। मुझे लोगों के साथ में बात करनी है, लोगों के साथ में मित्रता करनी है। ऐसी एक-एक चीज़ मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, उसमें से मेरा बदलाव हो रहा था अपने आप में। तो धीरे-धीरे ये गुस्सैल स्वभाव मैं कम कर पाया। इसके पीछे काफ़ी विचारों का हिस्सा ज़्यादा था। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, तटस्थता का भाव अपने व्यक्तित्व में लाना चाहिए। ये जो बात थी, वो बात मुझे जच गई थी, पट गई थी। विनोबा जैसा व्यक्ति मैंने बहुत नज़दीक से देखा था। केवल विनोबा नहीं, तो उस जैसे कई व्यक्ति मैंने वहाँ देखे थे। मेरे कई काका लोग थे जो भी कभी गुस्सा नहीं होते थे, हमेशा प्रेम से बात करते थे, कभी चिढ़ते नहीं थे। ऐसे लोग मैं ऑलरेडी देख चुका था। तो मुझे वो प्रेरणा थी कि मैं भी वैसा बनूँ। यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस विषय के क्षेत्र में जाने के पहले ही मेरा गुस्सैल स्वभाव काफ़ी कम हो गया था। मैं अपने गुस्से पर काबू पा रहा था और फिर अभी लीडर बन रहा था। लोगों के साथ में संपर्क में आ रहा था, अच्छा भाषण देना शुरू किया था। बहुत आक्रामक शैली रहती थी मेरी शुरुआत में। लेकिन ये आक्रामक शैली होने के बावजूद मेरा गुस्सा बहुत कम रहता था। 1982 में जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, तो रोज़ ऐसा वातावरण रहता था कि कब मारपीट हो, कब नहीं हो, इसका कोई गारंटी नहीं। लोग कुछ भी बोलते थे, कुछ भी लिख कर आता था। यानी तब शायद ही कम लोग मेरे बारे में लिखते वक़्त भी श्याम मानव लिखते थे, श्याम दानव ही लिखते थे। ओह! दानव ऐसा लिखते थे। बोलते वक़्त भी ऐसी बात करते थे। क्योंकि उनके लिए अंधविश्वास के खिलाफ काम करना और वो भी इतने बोल्डली सब लोगों के सामने ये बातें कहना, ये उनके लिए अजूबा था। शॉकिंग भी था, अजूबा भी था। कुछ लोग हर्ट भी होते थे, कुछ लोग हर्ट नहीं होते थे। वो भी इसी ढंग से लिखते थे, सुनी-सुनाई बातों के आधार पर। तो इस बातों के अब मुझे आदत होने लग गई। लोग ऐसा कहने लग गए, अपने आप को मैं समझाने लग गया कि अब कहने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बोलने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग तो उनको लगता है वैसे कहते जाएँगे। फिर मुझे आध्यात्मिक बातें जो मैंने बहुत पढ़ी थी, मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करनी थी, उसका कुछ फ़ायदा मुझे मिलता था, अपने आप का मैं काउंसलिंग करता था। यानी ये प्रोसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और विचार कितने महत्व के अपने जीवन में है, ये बात को समझने के पहले ही मेरी शुरू हो चुकी थी। अनजाने में आध्यात्मिक वातावरण के कारण, आध्यात्मिक प्रीचिंग के कारण, आध्यात्मिक पढ़ाई के कारण, ये हो रहा था।
फिर 83 में जैसे ही मैंने इस काम की शुरुआत की, उसी के साथ में सम्मोहन का अभ्यास शुरू किया। सम्मोहन का अभ्यास प्रैक्टिकल करते-करते मैंने बहुत पढ़ा। आज भी मेरे पास सम्मोहन की कम से कम 200 के ऊपर किताबें होगी। तो कम से कम मैंने 50-60 किताबें तो पढ़ी उस साल में। जी। इतना पढ़ते गया, समय मिला पढ़ते गया, समय मिला पढ़ते गया। उसमें से मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काफ़ी फ़ैसेट समझ में आने लगे, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में सम्मोहन बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। यानी सम्मोहन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सम्मोहन उपचार करना यानी ही पर्सनैलिटी डेवलप करना, पर्सनैलिटी डेवलप करना यानी ही अपने आप में बदलाव करना। और सम्मोहन उपचार के द्वारा बदलाव होता है केवल यानी बीमारी ठीक होता है। अभी साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है जिसको हम न्यूरोसिस कहते हैं, गुस्सा आना ये न्यूरोसिस है, चिड़चिड़ होना ये न्यूरोसिस है, टेंशन आना ये न्यूरोसिस है, ये मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियां दूर करना इसका मतलब ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये बाद में मुझे समझ में आया, लेकिन ये प्रोसेस मेरी शुरू हो गई थी। अभी विचारों में ज्यादा क्लैरिटी आ गई। अब कई बार ऐसे प्रसंग आते थे कि जिसमें बहुत गुस्सा आता था, लोग मेरे मुंह पर गाली दे रहे, क्योंकि तब उन दिनों में मैं ट्रेन में प्रवास करता था। मेरा चेहरा इतना पहचाना नहीं जाता था। टीवी पर प्रोग्राम किए थे, लेकिन टीवी का प्रोग्राम, दूरदर्शन के प्रोग्राम उन दिनों में इतने करूंगा, साल में 2 प्रोग्राम। 2 साल में 2 प्रोग्राम हो गए तो लोग कितना चेहरा जानेंगे। भाषण में जो चेहरा देखते हैं उसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत दूर से दिखता है। नजदीक के नजदीक भी 10-12 फुट के बाद में लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे भाषण तो स्टेज पर होते थे बड़े-बड़े। तो नेचुरली लोग वैसे भी चेहरा नहीं पहचानते थे। तो ट्रेन में मैं सोया हूँ, मैं हमेशा प्रवास करते वक्त पूरी समय सोए रहता था, और जनरली ऊपर में सोया रहता था। तो मैं सोया हूँ ऊपर में, और लोग मेरे बारे में भला बुरा कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते में 2 आर्टिकल्स आ रहे हैं। लोग पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ते पढ़ते, मेरा आर्टिकल पढ़ते पढ़ते गालियां दे रहे हैं। को लोग क्या बोल रहे हैं, मैं नीचे उतरने के बाद किसी ने पहचान लिया तो फिर पता चलता था कि जिस आदमी के बारे में हम बोल रहे थे वो हमको सुन रहा था। तो बढ़िया। मैं अपने आप को समझाते गया कि ऐसा गुस्सा आना ठीक नहीं। लोगों को लगता है बोलते हैं, लोगों का मुंह है, वो तो बोलने ही वाले हैं। इस ढंग से मैं धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया। शुरुआत में गुस्सा आता था, बाद में दया आती है। अब लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या लोग कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते और फिर बोलते रहते हैं। ऐसा कैसा बोला जाता है इनको, ऐसी कैसी इनको आदत है, ऐसे बेचारे लोग हैं। ये उल्टे भाव मुझ में, मेरे मन में आने लग गए। लेकिन कई बार ऐसे प्रसंग आए, कई बार मेरे स्टेज पर बाबा लोग चढ़कर आए, कीर्तनकार चढ़कर आए, कई बार मेरे ही स्टेज पर मुझे ही लोगों ने गालियां दी। स्टेज पर लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने गालियां दी, और इसके बावजूद उनको बहुत शांति से मैं हैंडल कर पाया। अगर ये बदलाव मुझ में नहीं होता तो केवल मेरा मर्डर होता ऐसा नहीं है, मेरे साथ में मेरे कई कार्यकर्ताओं का भी मर्डर हो जाता। चाहे उस परिस्थिति में अंदर बाहर से शांत रहने की मनोवृत्ति तैयार करने तक मैं ऑलरेडी पहुंच चुका था, जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ का काम शुरू किया। अगर ये बदलाव मेरे व्यक्तित्व में नहीं आता, जैसे टेंशन, रोज टेंशन का काम होता, यानी मेरे जो साथी मेरे साथ आते थे वो 4-5 दिन में भाग जाते थे। वो कहते थे, सर कैसे इतना टेंशन आप सहन कर सकते? हर समय टेंशन, दिन के 11 घंटे टेंशन, सोने के बाद भी लोग आकर मारेंगे नहीं मारेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, खाने को ठीक ढंग से नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में आप कैसे ऐसे रह सकते हो? तो कोई मेरे साथ टिक नहीं पाता था। जो भी साथ में आता था 4-5 दिन में इतना इतना टेंशन में आ जाता था कि वो भाग जाता था उससे। ये स्थिति होती थी, और ये मैं लगातार 26 दिन कह रहा हूँ, 4 ही दिन मेरे को महीने में गैप है, साल भर पहले प्रोग्राम तय है। तो इस अवस्था में भी गुस्से को काबू में रखना, टेंशन को काबू में रखना, अंदर बाहर से अपने आप को शांत रखना, ये इसलिए मुझे संभव हुआ कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से काउंसलिंग कर पाता था। अरे भाई, ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ? कभी कभी मन में विचार आता था, मुझे स्टेज पर मार दिया तो अच्छा होगा ना, कटकट चली जाएगी ना जिंदगी की, क्या बिगड़ने वाला है अपना, मरने के बाद तो अपने को कुछ पता नहीं चलने वाला है। शांति से रहो, टेंशन लेके कोई फायदा है क्या? टेंशन से तो काम बिगड़ेगा। अब ये मैं सम्मोहन पढ़ना जैसे मैंने शुरू किया, तो टेंशन के क्या विपरीत परिणाम होते हैं शरीर पर और मन पर, ये भी समझने लग गया था। और मेरे हाथ में एक टूल भी था। कभी कभी एक आधे बार मुझे बहुत टेंशन महसूस होती तो मैं सम्मोहन का अपने आप पर प्रयोग कर लेता था, यानी सम्मोहन का प्रैक्टिस कर लेता था।
बीच बीच में, रेगुलर नहीं करता था तब 90 तक। 90 के बाद मैंने सही माने में एक 91 से रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू की। वो अगर पहले से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता तो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से मैं अपने शारीरिक तबियत को बहुत अच्छे ढंग से रख पाता, मेरी तंदुरुस्ती और ज्यादा अच्छी रहती। तो लेकिन वो केवल काउंसलिंग के जरिए वैचारिक स्तर पर अपने आप को पटाकर मैंने इस ढंग से अपने आप को ढाला। शुरुआत में मेरे मन में भी ये विचार आता था कि अपन गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे अपने को। इसलिए जरा आवाज चढ़ाकर बोलना चाहिए। तो मैं आवाज चढ़ाकर बोलता हूं जब मुझे आवश्यकता होती है। सामने के व्यक्ति में के ध्यान में आता है कि सर ने अब बोला है तो सीरियसली बोला है। उसका बहुत परिणाम भी होता है, क्योंकि मैं बहुत कम बार बोलता हूं इसलिए परिणाम भी बहुत होता है। अंदर से गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं। यानी जो दूसरी आम आदमी की जो एक दिक्कत होती है, पहले दिक्कत तो होती है कि उसको लगता है गुस्सा आना स्वाभाविक है, इंसान है तो गुस्सा जी आएगा। हाँ, ये सबसे जी पहले हाँ। मैंने दिमाग में से निकाल डाला। और मेरे लिए इसलिए आसान हुआ कि मेरा सब ओरिएंटेशन ही आध्यात्मिक, और आध्यात्म में भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना इसको बहुत महत्व है। तो नेचुरली ये मेरे लिए तो ये बुरी चीज है और इसमें से बाहर आना चाहिए इंसान ने, और ये संभव है। ये दोनों चीजें मेरे ध्यान में थी, क्योंकि विनोबा जैसे व्यक्ति मैंने बहुत नजदीक से देखी है। कई मेरे काका लोग उस ढंग से मैंने देखे हैं। तो इसलिए ये संभव है, ये मुझे पता है। ये मुझे अपने आप में लाना है, तो अपने आप को समझा कर लाने की मैं कोशिश करते गया और वैसे बदलाव अपने आप में मैं लाते गया। इसलिए गुस्से को मैं अंदर बाहर से निकाल पाया। आज की स्थिति में मुझे किसी बात का गुस्सा नहीं आता, किसी बात का टेंशन नहीं आता, किसी बात का दुख नहीं होता, किसी बात का बहुत आनंद विभोर हो गए ऐसा भी नहीं होता है। और कभी थोड़ा सा बुरा लगा भी तो मैं अपने आप को समझाता हूँ, और दो चार बार समझाने के बाद में वो बुरा लगना तुरंत निकल जाता है। एक आधे बार ऐसी कोई चीज होती है कि जहां बहुत धक्का पहुंचता है, तो उसे फिर शायद मुझे समझाने से काम नहीं होता है, तो फिर भी समूह में डायरेक्टली सजेशंस देकर मैं अपने आप को समझाता हूँ। लेकिन ये प्रोसेस आपको हमेशा करते रहनी पड़ती है। कहीं आप रुक नहीं सकते कि अभी हो गया अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आखिरी में मेरा मूल व्यक्तित्व जो है वो तो मेलेंकोलिक व्यक्तित्व है, टची है, छोटी छोटी बात का बुरा मानना ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। तो थोड़ा जी थोड़ा हाँ। वो जाग जाता है कभी कभी, उसको बार बार उसको समझाना पड़ता है, अपने आप में उस ढंग से बदलाव लाना पड़ता है। इसलिए मेरे किसी भी व्यक्ति ने कितने सालों में मुझे गुस्सा करते वक्त देखा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे गुस्सा करते वक्त कभी देखा है। मैं सही बात है। झगड़ता हूँ, बहुत आवाज चढ़ाकर झगड़ता हूँ। इसके बावजूद मेरे सभी शब्दों पर बहुत बैलेंस होता है। एक आधे बार शब्दों का बैलेंस छूट जाता है, एक आधे बार क्वचित पूरे जिंदगी में अगर मैं याद करूँ तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि शब्दों पर का बैलेंस छूट गया और गलत शब्द मुंह से निकल गया। उसका जो नुकसान होने का है वो होता ही है, फिर जिंदगी में उसको आपको बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसा 1 आध 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो ये हमेशा अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया कायम रखनी पड़ती है, तब जाकर आप इस ढंग से अपने आप को डेवलप कर सकते हो। पहली स्टेप थी आध्यात्मिक प्रोसेस का ज्ञान, आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान। विचारों का ज्ञान। आध्यात्मिक क्षेत्र में खास कर भावनाओं पर नियंत्रण करने को बहुत महत्व दिया गया है, उसको विकास माना गया है, उसको आध्यात्मिक विकास माना गया है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सभी क्षमताएं हमें डेवलप करनी है, ये पहले विचार थे। बाद में वो विचार बदल गए, लेकिन ये हिस्सा करेक्ट है कर वो बराबर मेरे साथ में जुड़ा रहा। बाद में मैंने जैसे ही अभ्यास किया उसमें से विचारों का महत्व मेरे ध्यान में आया, और फिर सम्मोहन जैसी प्रक्रिया हाथ में है। तो ये तीनों का मिला जुला परिणाम यहाँ तक मुझे पहुंचा पाया है।